गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या चालू था बेटा हमारा? हम्म। हेलो। हेलो। मॉड्यूल चालू था सर। क्या? फोर्थ मॉड्यूल एम्प्लॉय लीजिंग वाला। एम्प्लॉय लीजिंग लो लिख लिया हमने। नहीं सर। एम्प्लॉय लीजिंग लिखने का है। हाँ। अ, उसमें रिसेंट टेक्निक्स इन एचआर में कुछ हेडिंग डाले थे, उसमें कुछ लिखा था। हाँ एम्प्लॉय लीजिंग लिखा था। एम्प्लॉय लीजिंग लिखा था, उसमें लिखिए। एम्प्लॉय लीजिंग में लिखिए। सर एम्प्लॉय लीजिंग लिख के दिया था थोड़ा। हाँ, कहाँ एन तक लिखा एम्प्लॉय था? तक। कहाँ तक लिखा था? कंपेशन इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय। ओके। देन ये क्या है? देन एम्प्लॉय लीजिंग के बाद क्या है? ड्यूअल करियर ग्रुप्स, वो हेडिंग डालिए। ड्यूअल करियर ग्रुप्स। उसमें लिखिए बेटा, ड्यूअल करियर ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज ड्यूअल करियर ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज dual career group can be defined as a marital couple a marital couple a marital couple a marital couple both partners are working professionals. क्या सर? Working professionals. Full stop. Dual career group helps dual career group helps in achieving in achieving the psychological as well as the psychological as well as
financial satisfactions, financial satisfactions, full stop. Today people are, today people are, today people are more concerned about today people are more concerned about increasing level of the responsibility. सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. एक मिनट. क्या हुआ? आपकी वो आवाज बहुत स्लो आ रही थी. कहाँ तक लिखा? कंसर्न अबाउट. Concern about increasing level of responsibility. नीचे पैरा करके लिखिए. ड्यूअल करियर कपल्स आर, dual career couples are families in which डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, both heads and household, both heads of household, both heads of household pursue career बोथ हेड्स ऑफ household pursue career pursue career and at the same time and at the same time and at the same time maintain a family life together, maintain a family life together. Full stop. Both have high degrees of commitment, high degrees of commitment to their careers, and neither partners neither partners neither partners
career is thought, career is thought career is thought to be more important than, to be more important than that of the other, that of the other. चलो बेटा, मुझे एम्प्लॉय लीजिंग का पढ़ के बताओ कोई भी। बेटा एम्प्लॉय लीजिंग का पढ़ के बताओ कोई भी। Employee leasing is a contractual arrangement in which the leasing company, also known as professional employee organizational PEO, is the official employee. Employment responsibilities are typically shared between the leasing company business owner. A lease employ a person to receive paycheck from per employee, a staffing firm, but is performing services for another company is a receipt company. There are some advantages to employ reduce administrative cost, human resources expertise, lower cost, higher quality, employee benefits, safety and loss control services, potentially lower cost worker compensation, insurance and employee. Okay. Employee leasing means that there is a mediocre between company and the hirer of the employee. कोई एक मीडियोकर होता है जो कंपनी और जो कंपनी जिसे कंपनी हायर करना चाहती है, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एक मीडियोकर होता है जो कंपनी को एम्प्लॉय हायर करके देता है। लीजिंग एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है? एक कंपनी और एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक मीडियोकर होता है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल वर्क परफॉर्म करता है एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कोई भी कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप कंसल्टेंसीज के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो हमें कंपनी में हायर करने के लिए भेजते हैं। उनके कॉन्टैक्ट अलग अलग कंपनी में होते हैं। सुना होगा ना कभी आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज? जैसे बहुत बड़ी बड़ी देखिए, कोई कोई कंपनी ऐसी रहती है जो एम्प्लॉय को हायर करने में टाइम नहीं गवाती है, राइट? क्योंकि किसी को कोई भी नए स्टाफ को हायर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल वर्क होता है बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में सोचो। रिक्रूटमेंट के बारे में सोचेंगे तो हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट देने के बाद हमें कंपनी के अंदर इंटरव्यू अरेंज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे कॉस्ट को और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कम करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और उनको बोलती है कि आपको हमारे कंपनी के लिए एम्प्लॉयज हायर करना है। मतलब मीडियोकर बिटवीन कंपनी एंड द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय कंपनी में नहीं जाता है, एम्प्लॉय वो मीडियोकर के पास जाता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके बोलता है, प्लेसमेंट एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज, वहाँ पे जाके एम्प्लॉय अपना रजिस्ट्रेशन करता है कि उनको काम चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह लेने का काम वो लीजिंग कंपनी का रहता है जो मीडियोकर का काम करती है। उसके बाद एम्प्लॉय रिक्रूट करने के बाद वो सीधी तरीके से कंपनी में भेजे जा सकते हैं। ऐसा एग्रीमेंट रहता है मीडियोकर और कंपनी के बीच का। हम मीडियोकर को भी पैसे पे कर सकते हैं और कंपनीज भी मीडियोकर को पैसे पे करती है। देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉय लीजिंग, और हमें अपना रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय लीजिंग में करना पड़ता है। हमें अपना इंटरव्यू एम्प्लॉय लीजिंग में देना पड़ता है। जो बीच की प्लेसमेंट कंपनी रहती है, कंसल्टेंसी कंपनी रहती है, वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इंटरव्यू वहाँ पे होते हैं।
और फाइनली हमें रिक्रूट कौन करता है? कंपनी रिक्रूट करती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा, या फिर से बताओ? फिर से बताओ सर। हाँ, देखिए कंपनी खुद के अगर कंपनी को नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, तो एक वास्ट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, राइट। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। कंपनी रिक्रूटमेंट को इंफॉर्मेशन देती है कि उनके यहाँ पे वैकेंसीज खाली है, वैकेंसीज खाली है। उसके बाद कंपनी खुद मार्केट में जाएंगी, खुद एडवर्टाइजमेंट करेंगी, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करेंगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेंगी दैट दे वांट वर्कर। फिर कम लोग अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद हमें कैंडिडेट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कांटेक्ट करके कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा, इंटरव्यूज अरेंज करने पड़ेंगे, इंटरव्यूज अरेंज करने के बाद किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर्क लगता है कोई भी नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। इसीलिए कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ या फिर कंसल्टेंसी के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि आप हमें नए एम्प्लॉय हायर करके दो। तो नए एम्प्लॉय का क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन प्लेसमेंट ऑफिस में करते हैं, मीडियाकोर ऑफिस में करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज में करते हैं, और वहां पे इंटरव्यू देते हैं। और सीधे तरीके से एम्प्लॉय सेलेक्ट करके, कैंडिडेट सेलेक्ट करके, जो बीच की जो लीजिंग एजेंसी होती है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, वो क्या करती है, डायरेक्टली कैंडिडेट को सेलेक्ट करके कंपनी में काम करने के लिए भेजती है। जो क्या होता है, कंपनी का कॉस्ट बच जाता है, कंपनी का ऑफिशियल टाइम बच जाता है, ऑफिशियल वर्क बच जाता है, उनके पास डायरेक्ट रिक्रूट होके एम्प्लॉय आ रहे हैं। ओके। हाँ सर। हाँ, अभी क्या है, डबल इनकम ग्रुप, राइट। डबल इनकम ग्रुप है ना, ड्यूअल करियर ग्रुप। डुअल करियर ग्रुप। अगर आप आज की जनरेशन और हमारे पहले की जनरेशन, दोनों जनरेशन को कंपेयर करते हो, तो आपको एक बात में ध्यान में आएंगी, हमारे फैमिली में एक ही काम करने वाले होते हैं, राइट। एक ही काम करने वाले होते हैं, ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं, कपल के बीच में एक ही काम करने वाला होता है। बट राइट नाउ अगर प्रेजेंट सिनारियो के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो जो कपल रहते हैं वो दोनों काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के करियर के लिए कंसर्न रहते हैं, दोनों चाहते हैं कि दोनों का करियर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो डिमांड है, आजकल के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो आजकल के एक फैमिली में रहने वाले दोनों कपल कमाने वाले होते हैं, ताकि वो अपने करियर के लिए क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं। उनके पास डिग्री भी होती है, आजकल दोनों पढ़ते हैं, दोनों के पास डिग्री होती है, दोनों एक दूसरे के करियर के लिए कंसर्न होते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। एक फैमिली में जो दो कपल रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पैसे कमाने का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के करियर के लिए कंसर्न रहते हैं, क्योंकि उनको पता है फाइनेंशियल फ्रीडम उनको चाहिए, अगर उनको साइकोलॉजिकल फ्रीडम चाहिए तो उन दोनों को काम करना पड़ेगा। ओके, ड्यूअल करियर ग्रुप, क्लियर है? ये काम नहीं करेगा, सिर्फ फैमिली में कोई एक ही काम नहीं करेगा, सिर्फ हस्बैंड काम नहीं करेंगे या सिर्फ वाइफ काम नहीं करेंगी। यहाँ पे साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करेंगे, एक फैमिली के अंदर आने वाले दोनों कपल काम करने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, होती है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिस फैमिली में दोनों लोग काम करते हैं। आई एम राइट? हाँ सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या है? फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी वर्क, ये क्या कॉन्सेप्ट है? फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी वर्क इन एचआरएम। हाँ, लिखिए बेटा,
Flexi time is an arrangement Flexi time is an arrangement that allows an employee Yes, sir. Flexi time is an arrangement that allows an employee कहाँ तक लिखे लिखे बेटा That allows an employee to alter the starting and end time of his work day of his work day full stop full stop employees still work employees still work the same number of schedule the Yes, sir. same employees still work employees still work employees still work the same number of schedule hours the same number of schedule hours the same number of schedule hours as they would under as they would under a traditional schedule a traditional schedule full stop it is also a flexible work option it is also a flexible work option it is also a flexible work option for position that do not for position that do not easily support easily support remote work Easily support. yeah easily support remote work
ठीक है। फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी वर्क मतलब होता है बेटा, फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी वर्क मतलब होता है एम्प्लॉय अपने शिफ्ट को ऑल्टर कर सकता है, स्टार्टिंग टाइम को ऑल्टर कर सकता है, एंड टाइम को ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर कर सकता है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी टाइम, फ्लेक्सी टाइम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी टाइम। एक एम्प्लॉय अपने आप को काम करने के लिए अलग अलग शिफ्ट में ऑल्टर कर सकता है। फ्लेक्सी टाइम मतलब यहाँ पे रिजिड रूल नहीं है। जैसे अगर हमारा कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे तो हमें आफ्टरनून शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में सेशन लेने पड़ते हैं और एंड करना पड़ता है। बट कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो डे नाइट में भी काम करती है, डे में भी काम करती है, नाइट में भी काम करती है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्लेक्सी टाइम ऑफर करती है। उनको बताती है आपको आपका आज के दिन का शेड्यूल 8 घंटे का है, वो उनको बताती है आपका रोज दिन का शेड्यूल 8 घंटे का रहेगा। बट आपको 4 4 घंटे अलग परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो, आपको एक साथ 8 घंटे तक परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो। मतलब कंपनी इज फ्लेक्सिबल टू व्हाट्स टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कंपनी फ्लेक्सिबल है एम्प्लॉय को टाइम को लेकर। वो एम्प्लॉय खुद डिसाइड कर सकता है उनको कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, बशर्ते उनको अपने ड्यूटी के 8 घंटे कंप्लीट करने पड़ेंगे। डजेंट माइंड वो मॉर्निंग सेशन में करते हैं, आफ्टरनून सेशन में करते हैं, इवनिंग सेशन में करते हैं, नाइट सेशन में करते हैं। डिसाइड कौन करेगा कब करना है, एम्प्लॉय डिसाइड करेगा कब करना है। बट वर्किंग टाइम कौन डिसाइड करेंगे, वर्किंग टाइम कौन डिसाइड करें, कंपनी डिसाइड करे। कंपनी ने बहुत बता के रखा अगर हम आपको पे कर रहे हैं, अगर हम आपको पे कर रहे हैं तो 8 घंटे का दिन के हिसाब से पे कर रहे हैं, आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा। बट जो टाइम का आपके लिए कंफर्टेबल हो, 4 घंटे मॉर्निंग के, 4 घंटे इवनिंग के, या फिर एक साथ 8 घंटे, या फिर एक मॉर्निंग के 4 घंटे, नाइट के 4 घंटे, ऐसे आपको काम करना होगा तो आप कर सकते हो। बट आपको 8 घंटों तक टाइम स्पेंड करना होगा कंपनी में, 8 घंटों तक काम करना होगा। अलग अलग शिफ्ट में करो, स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप डिसाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 8 घंटों तक आपको काम करना पड़ेगा, मतलब करने पड़ेगा। ये होता है फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी वर्क। देखिए ये सिचुएशन में कुछ कंपनी में ऐसे ये रहते हैं, कुछ कंपनी में ऐसी पोजीशन रहती है जिसको रिमोट मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर इंपॉर्टेंट मैनेजर है, 4 डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो 4 डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक हेड है, तो उसकी पोजीशन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, या फिर उसकी पोजीशन को नहीं बोल सकते कि आप कभी भी काम कर सकते हो। तो अगर वर्क टाइम में कंपनी कुछ ऐसे इथिक्स के साथ काम करती है कि कंपनी अपने बड़े बड़े एम्प्लॉय को, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को, मैनेजर लेवल के एम्प्लॉय को भी ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटेजी दे सकती है। क्लियर है, इजी है ना, इजी है ना। कंपनी का ये कहना है कि उनको 8 घंटे काम करने हैं। कंपनी का ये नहीं कहना है कि आपको दिन में कब काम करना है, राइट। तो दिन में कब काम करना है ये डिसाइड का काम कौन करता है, एम्प्लॉय करता है। वो होता है फ्लेक्सिबल टाइम, फ्लेक्सी टाइम। जो भी टाइम में कंफर्टेबल हो एम्प्लॉय को, वो टाइम में एम्प्लॉय काम करे, बशर्ते कंपनी की ओर से उनको 8 घंटों तक काम करना ही पड़ेगा। समझा। हाँ सर। हाँ। देन आफ्टर क्या है, आफ्टर क्या है, फ्लेक्सी टाइम, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, हेडिंग डालिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, उसमें लिखिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आर organizational politics are self-serving behaviors, self-serving behaviors that that employees use to increase that employees use to increase that employees use to increase
the probability of obtaining the probability of obtaining the probability of obtaining positive outcomes in the organization. Positive outcomes in the organization influenced by individuals influenced by individual influenced by individual may serve personal interest may serve personal interest without regard to their without regard to their without regard to their effect on the organizational itself effect to the organization itself. Organization. Itself. Look, organization politics is a self-serving behavior of an employee. एम्प्लॉय का खुद का ऐसा बिहेवियर जो उसके लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आता है. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय अपने सेल्फ सर्विंग बिहेवियर को कुछ इस तरीके से मैनेज करता है जिससे वो एम्प्लॉय को पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं. देखिए, एम्प्लॉय खुद के बिहेवियर में, सेल्फ सर्विंग बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जो चेंजेस से उसके लिए पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं. पॉजिटिव आउटकम मतलब मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन, राइट. सेल्फ सर्विंग बिहेवियर मतलब उसका खुद का बिहेवियर अलग अलग लोगों के साथ कैसा है, वो दूसरे के साथ बिहेव करता है जो बिहेवियर उसके लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आते हैं. मैं किसी के साथ बिहेव किया, अपने माइंड से हमने किसी के साथ बिहेव किया, हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर किसी और तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आएगा उसके कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट को अपने पास बताने के लिए अलग अलग दाव खेलते हैं. कंपनी के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब चलता है, राइट. ये सब एचआर की पॉलिसी होती है जो अपने जो कंपनी के कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जो मैनेजमेंट को पास दिखाने के लिए या फिर मैनेजमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, खुद का इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं? सेल्फ सर्विंग बिहेवियर. मतलब उनका खुद का बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके लिए पॉजिटिव आउटकम्स लेके आता है. क्या होता है? उनके लिए पॉजिटिव आउटकम्स लेके आता है. कोई मतलब मेरा इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब मैं सबके साथ अच्छे से बात करता हूँ नहीं. फॉर एग्जांपल, मैं सबके साथ अच्छे से बात नहीं करता. मैं सबके साथ अच्छे से बात करूंगा जो कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिवनेस लेके आएंगी, पॉजिटिव इफेक्ट होगा मेरे करियर के लिए. एक कंपनी के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट होगा मेरे लिए, राइट. तो ये एचआर की एक पॉलिसी रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मतलब इंडिविजुअल सर्विंग बिहेवियर. मेरा खुद का बिहेवियर ऐसा रहेगा जो बिहेवियर अगले कुछ दिनों में मेरे लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आ सकता है. उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. इंडिविजुअल बिहेवियर दैट गिव्स यू पॉजिटिव आउटकम्स.
ठीक है, समझा? हाँ सर. हाँ. After that, organizational exist policy and practices. Organizational exist policy and practices. उसमें लिखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्ट इज द organizational exist is the organizational exist is the process of process of process of managing process of managing the conditions under which the conditions under which employees leave the organization and is often leave the organization and is referred to as often referred to as de-recruitment. नीचे पैराग्राफ में लिखो, an exist policy governs an exist policy govern an exist policy governs that take place when that take place when an employee voluntarily choose to resign or is terminated by the company these policies are drafted in such a way that they abide by all the laws of the land.
4 phases of exist. 4 phases are exist, comma, initial development, ongoing development, retention, and separation. Retention and separation. Okay. हाँ सर. Exist policy, exist policy. बेटा कंपनी के अंदर काम करने वाले कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जो दो तरीके से बाहर जाते हैं, एक खुद से या दूसरा कंपनी उनको निकालेंगी, एक खुद से या दूसरा कंपनी उनको निकालेंगी। अगर ऑब्वियसली अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव कर नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी आपको निकाल देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना 3 महीना रखेंगी, बट कंपनी आपको क्या कर देंगी, कंपनी आपको क्या कर देंगी, टर्मिनेट कर देंगी। देखिए बेटा, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के टास्क, ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज अगर फुलफिल नहीं की है तो कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीनों तक रखेंगी, उसके बाद कंपनी आपको क्या कर देंगी, टर्मिनेट कर देंगी। या फिर अगर एक रीज़न ये हो सकता है, या फिर अगर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर एम्प्लॉय को वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन अगर अच्छे नहीं लगे, किसी एम्प्लॉय को कोई कंपनी की वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं लगे, तो वो एम्प्लॉय खुद रिजाइन कर सकता है एग्जिट होने के लिए, या फिर कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकती है, कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकती है। इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल डेवलपमेंट, कंपनी में एम्प्लॉय आया, कंपनी को एम्प्लॉय कंपनी में आने के बाद उसका इंडक्शन हुआ, उसका ओरिएंटेशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन में उसको कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली, उसकी कुछ ट्रेनिंग हुई, उसकी कुछ डेवलपमेंट हुआ, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए लगाया कंपनी ने। इनिशियल मतलब जस्ट कंपनी के अंदर वो आया है। उसके बाद ऑनगोइंग डेवलपमेंट, वो कंपनी में आने के बाद कंपनी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर कंपनी में वो अच्छा काम कर रहा है तो कंपनी उसको रिटेन करना चाहेंगी, बट अगर वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा है तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी उससे सेपरेट हो जाएगी, कंपनी उसको टर्मिनेट कर देंगी। दिस इज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। कोई भी कंपनी में होता है बेटा, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी सेक्टर ले लो, अगर आप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करते हो तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है। या फिर अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगी तो आप खुद ब खुद कंपनी के से क्या कर देती हो, रिजाइन कर देते हो। ओके, ओके, इजी है ना। हाँ सर. 2 रीजन, एक तो अब हम खुद निकलेंगे कंपनी से, दूसरा या तो कंपनी हमें निकालेंगी। कंपनी क्यों हमें निकालेंगी, क्योंकि हम कंपनी के टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कंपनी हमें निकाल रही है। हम क्यों निकलेंगे बाहर, क्योंकि हमें कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं लगा है। दिस इज द 2 बेसिक रीजन फॉर द सेपरेशन। उसके 4 फेज, सबसे पहले इनिशियल डेवलपमेंट, कंपनी में आ गया, देन ऑनगोइंग, काम कर रहा है, देन रिटेंशन, अच्छा काम कर रहा है तो कंपनी रखेंगी, बुरा काम कर रहा है तो कंपनी निकाल देंगी, देन सेपरेशन। हो गया। हो गया। हाँ सर. ओके, अभी क्या है, अभी ये है ना बेटा, इज इट ओके टू यू कि हम अगले लेक्चर में अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करें। हाँ सर. रीना, कोमल और रोहिणी, आप तीनों बेटा हमारा जब अब तक जो जो हुआ है ना उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हाँ. ठीक है सर।
हाँ, और आज पूरा दिन रिवीजन कीजिए। अगर आपको कल का एक दिन लगता है तब आप रिवीजन कीजिए। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके। ठीक है sir. हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टैलेंट मैनेजमेंट शुरू कर दूंगा। Sir, hello. Hello, sir. Let's start. ठीक है।